बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। मशहद से इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। माज़रत खा हूँ, 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। व्हाट्सएप चैनल पे तो थोड़े बहुत अपडेट्स डाल रहा था, लेकिन वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा था यूट्यूब पे, और लोग पूछ रहे थे कि जी क्यों नहीं बना रहे। तो माज़रत खा हूँ, मैं नहीं डाल पाया अपडेट्स। और 3-4 चीज़ें हुई हैं। ईरान ने धमकी दे दी है यूनाइटेड स्टेट्स को, उसके बारे में बात करेंगे। अंडर सी केबल्स की बात करेंगे और नेगोशिएशंस की बात करेंगे कि कतर के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात क्या हुई है जो मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ के साथ फ्लोरिडा में, उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं। सारी चीज़ों से पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यूएई के ऊपर। यूएई से जिन लोगों को डिपोर्ट किया, हज़ारों की तादाद में लोगों को डिपोर्ट किया है, ये खबरें अब जो है वो कोई इक्का दुक्का कोई ऐसा नहीं दे रहा, सभी ये खबरें दे रहे हैं। मैं भी ये खबर दे चुका हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये खबर दी, मतलब पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उसने कहा कि जिन लोगों को निकाला जा रहा है उन लोगों को इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि वो रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, नंबर 1, या फिर वो अपना वीज़ा ओवरस्टे कर रहे थे, और किसी कौमियत की बुनियाद पे या किसी मजहबी बुनियाद पे किसी को नहीं निकाला जा रहा। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा बयान देते हुए। ना सिर्फ आपने उन लोगों को डिसोन किया जिनको बिला वजह या किसी मजहबी बुनियाद पे निकाला गया, बल्कि आपने जो आपकी उल्टा आप खामोश रह सकते थे, मतलब लीस्ट आप ये कर सकते थे कि आप खामोश रहें अगर कोई चीज़ बोल नहीं रहे, डिप्लोमेटिकली ये भी समझ में आता। या आप कह देते कि नहीं जी निकाला जा रहा है तो उस पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, कमेटी बना देते, घुमा देते मामला। ये बोलना कि नहीं जो लोग बात कर रहे हैं वो भी प्रोपागेंडा कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं भी प्रोपागेंडा कर रहा हूं, वो लोग भी चीख चीख के प्रोपागेंडा कर रहे हैं जिनको निकाला जा रहा है, और न्यूयॉर्क टाइम्स भी प्रोपागेंडा कर रहा है, सब प्रोपागेंडा कर रहे हैं। मुझे ज्यादा अफसोस तो उस बात पे हुआ जो शहनशाह हुसैन नकवी साहब का मैंने बयान देखा। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने बिल्कुल सही बयान दिया है। ये मैं आपको बड़ा रिस्पेक्ट, शहनशाह साहब, मैं आपको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, बड़ा रिस्पेक्टफुली देखता हूं। और आप एक मजहबी लीडर हैं, अगर आप ही अपनी कम्युनिटी को ओन नहीं करेंगे तो कौन ओन करेगा आपकी कम्युनिटी को। तो खैर मैं तो कोई मजहबी बंदा नहीं हूं, मैं तो ऐसी जो मुझे लगा कि हो रहा है गलत बात है, जितना लोगों ने मुझसे कहा कि जी हमें निकाला गया हमें निकाला गया, तो मैंने कवर कर दिया उस चीज़ को। लेकिन आप तो लीडर हैं उस रिलीजियस कम्युनिटी की, और आपने बोला कि जी गवर्नमेंट का बिल्कुल सही बयान था, लेकिन हाँ लोगों को निकाला जा रहा है। आई मीन इट डजेंट, फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ मेरे ख्याल में बयानात देने का और इतनी तबलीग करने का। माजरत अगर आपको बुरा लगे। लेकिन अब अगर बात करें ईरान के हवाले से, ईरान ने कह दिया है कि अब अगर हमारी कश्तियों के ऊपर हमला हुआ तो हम यूएस की कश्तियों को तो हमला करेंगे ही, लेकिन जो मिडल ईस्ट के अंदर बेसेस हैं उनके ऊपर भी हम हमला करेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ईरान के मुताबिक ये है कि जो बेसेस हैं वो ऑब्वियसली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जो मैरीटाइम ऑपरेशंस हैं उनको, और जो उनके एयर ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जो कश्तियां जाती हैं समुद्र के अंदर, उनको भी लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट मिल रहा होता है। कहाँ से? फॉर एग्जांपल बहरीन के अंदर 5th फ्लीट है, उसका कमांड नेशनल सिक्योरिटी एक्टिविटी बेस का जो 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 कमांड का काम है वो यही है कि वो इन कश्तियों को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है और लॉजिस्टिकली उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऑपरेशनली उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेंटकॉम का बाकायदा कमांड सेंटर है वहाँ पे। और यूएई फॉर एग्जांपल, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सारे ममालिक से जितने भी रिफ्यूलर्स होते हैं जो इजरायली या अमेरिकन जहाज़ होते हैं उनको जो है वो तेल फराम करते हैं। तो ईरान का कहना यह है कि अगर अब हमारे ऊपर हमला हुआ, और बहरीन और यूएई के ऊपर तो जाहिर है ख़ास नज़र है, बहरीन को तो बार बार ईरान ने बार बार बहरीन को वार्निंग दी है। नबवियान साहब जो हैं वो भी, इब्राहिम अजीज़ी, इन सारे लोगों ने बार बार वार्निंग दी है कि बहरीन को सुधरना होगा। यूएई के ऊपर फोकस और ज़्यादा हो गया है। यूएई ने जब से अपने इजराइल के साथ ताल्लुकात, मैंने पहले भी वीडियो के अंदर समझाया था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यूएई के साथ, यूएई ऐसा क्यों कर रहा है। तो यूएई ने जिस तरीके से अपने आप को इस जगह के अंदर पोजीशन किया हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो जब फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि सीज फायर वायलेशन होती है लेबनान के अंदर, तब यूएई के अंदर भी हमला होता है। तो आई थिंक एज अ रिएक्शन, जो प्रॉक्सी के तौर पे रिएक्शन है वो ईरान यहाँ पे दे रहा है यूएई के अंदर। यूएई का माजरत के साथ कोई फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा लॉन्ग टर्म में। मैं पहले भी समझा चुका हूँ वीडियो के अंदर कि चल क्या रहा है एग्जैक्टली मेरी नज़र में, मुझे नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। भाई लॉन्ग टर्म का सोचें, अपना पैसा यूएई से निकालें। आपका मुझे लग रहा है कि बड़ा टफ टाइम होने वाला है। ईरान ने कह दिया है कि अब हम इसको, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि इसको हम नॉर्दर्न इराक की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी रहेगी। कभी भी ईरान हमला करके हो सकता है बोल दे कि नहीं जी हमने हमला नहीं किया, ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है माजरत के साथ। तो ज़रा यूएई से अपना पैसा निकालने में ये कहूँगा। पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो मूवमेंट्स हुई हैं, कार्गो की मूवमेंट्स और ट्रूप्स की मूवमेंट्स मैंने आपको दिखाई थी, कॉन्स्टेंटली मैं अपने वीडियोज़ में दिखा रहा था। और अभी जो सेल परचेज अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल $9 अरब
कुवैत के अंदर पेट्रियट मिसाइल्स जो हैं वो फ़रोख्त हुई हैं। जो बहरीन है उसके अंदर $1 अरब हुई हैं। यूएई के अंदर $6 अरब से ज़्यादा हुई हैं। कतर के अंदर जो है वो $4 अरब से ज़्यादा की सेल्स हुई हैं। तो ये जो सेल हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी इन मुल्कों को समझता है कि ये मुल्क सपोर्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की कैंपेन्स को, और जाहिर है इनकी अपनी सिक्योरिटी नहीं है, वो सिक्योरिटी इजिप्ट से भी ले सकते हैं, पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो अम्ब्रेला के अंडर सिक्योरिटी प्रोविजन है उसके अंदर ईरान को डिटर करना एक जाहिर सी बात है, एक मेजर मकसद है। और इसराइल की तरफ जो मिसाइलें जारी होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना होता है। तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स यही देख रहा है कि ये लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जबकि आपने देखा था सऊदी अरब और कुवैत ने बीच में बोल दिया था कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, जब ये प्रोजेक्ट फ्रीडम कर रहा था, जो भी कर रहा था, तो कह दिया था सऊदी अरब ने और कुवैत ने कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप बेसिस बंद कर रहे हैं आपके लिए। और इन्होंने बेसिस बंद किए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं जी मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम अब नहीं कर रहा। अटैक भी हुआ था साथ साथ। तो इन मुल्कों के हाथ में है अभी भी, ऐसा नहीं है कि लाचार है, इनके हाथ में है कि यूएस को सपोर्ट जब चाहे कर सकते हैं, जब चाहे ना करें, लेकिन अभी नजर ऐसा आ रहा है कि ये यूएस को सपोर्ट करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा किस तरीके से जो हमले हुए थे, बंदर अब्बास के अंदर भी हमले हुए, कैशम के अंदर भी हमले हुए, रिपोर्ट्स आ रही थी, और जो यूएई के अंदर हमले हुए, आपने देखा कि पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं और आगे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि ये चीज़ रुकेगी। कश्तियों का जो मामला रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी कश्तियाँ हिट नहीं हुई हैं। ईरान ने बाकायदा वीडियोस जारी की जिनमें उन्होंने दिखाया कि यूएस की जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके पीछे ईरानी कश्तियां जा रही थी, उनको चेस कर रही थी, और लोग कह रहे थे कि जो लोग थे कश्तियों के अंदर, ईरानी कश्तियों के अंदर, वो कह रहे थे कि जी ये शेरों का मुल्क है, ये गीदड़ों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। और बाकायदा ये कश्तियां भगा रही थी डिस्ट्रॉयर्स को यूनाइटेड स्टेट्स के। और 3 दिन तक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी पोस्ट किया कि 3 दिन तक कोई कश्ती पार नहीं की हॉर्मोज से, जब प्रोजेक्ट फ्रीडम चल रहा था और ये सारा मामला हो रहा था, तो एक भी कश्ती यहाँ से पार नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी फ्रस्ट्रेशन में आके मेरे ख्याल में जो ट्वीट्स डाली हैं, आपके सामने नज़र आ रहा होगा, कभी वो कश्तियों का कब्रिस्तान दिखा रहा है समंदर के अंदर, कभी वो दिखा रहा है कि लेज़र जो है वो शूट डाउन कर रहा है ड्रोन्स को। देखें इसकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखें। अभी जो टॉक्स के हवाले से भी जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि ईरान को कोई जल्दी नहीं है। जवाब यूएस बार बार कह रहा है कि ईरानी अब जवाब देंगे, अब जवाब देंगे, ईरान का जवाब एक्सपेक्टेड है। भाई ईरान कह रहा है कि हम प्रेशर के अंदर जवाब नहीं देंगे, हम सोच समझ के जवाब देंगे। और जितना नुकसान हो रहा है, नो डाउट ईरान को भी हो रहा होगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को जितना नुकसान हो रहा है, कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होने वाली है। 100 दिन के अंदर अंदर जो रिजर्व हैं, ग्लोबल ऑयल रिजर्व जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। मतलब इतना डिमांड एंड सप्लाई का जो है वो गैप आ गया, 6 मिलियन बैरल्स पर डे का गैप आ गया है उसके अंदर। तो एक बड़ी क्रंच की पोजीशन है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान ने कहा है कि वो नहीं खोलेंगे जब तक ये ब्लॉकेड यूएस नहीं खोलता। और प्रेशर के अंदर ईरान कह रहा है हम आके बात नहीं करेंगे, ये सरेंडर की तरह होगा कि आपने गन हमारे सर पे रखी हुई है और हम आके बात कर लें। और कोई भरोसा भी नहीं है कि जो है वो कोई अग्रीमेंट पे यूएस जो है वो होल्ड कर पाएगा अपने आप को। तो इसके अंदर तो कोई आगे इस तरीके की चीज़ नहीं है कि ईरान ने जवाब, पहले भी मैं कह रहा था कि लोग कह रहे हैं कि हो चुका है, ईरान और यूएस की बात हो चुकी है, डील बस साइन करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फ्लोरिडा के अंदर प्राइम मिनिस्टर, कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है मार्को रूबियो के साथ और स्टीव विटकॉफ के साथ। लेकिन उसके अंदर भी मार्को रूबियो ने कहा है कि वो कतर के डिफेंस की बात करने के लिए मिले हैं, जबकि ये बाराक डेविड जो है उसने एक्सियोस के अंदर रिपोर्ट डाली कि ये ईरान की मीडिएशन के लिए मिले। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये बंदा क्या कर रहा है। ये जो फॉर्मर आईडीएफ इंटेलिजेंस का बंदा है, ये जो रिपोर्ट करता है इसराइल के चैनल 12 को भी, ये क्या खबरें दे रहा है। तो इसके ऊपर जो मार्केट्स प्ले की जा रही है उसका मैं सिस्टम पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं कि टाको ट्यूसडे और बैड फ्राइडे किस तरीके का, ये चलता रहेगा। बहरहाल जवाब आ सकता है, नहीं आ सकता, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड व्हेन ईरान विल से। ईरान जब बोलेगा कि जी हमने जवाब दे दिया, तब जाके, क्योंकि क्रेडिबिलिटी अब यूएस की तो रही नहीं कि हम उनकी खबरों पर भरोसा करें। तो ईरान जब बोलेगा तब समझ में आएगा कि हाँ जी अब कोई चीज़ आगे बढ़ी है। तब तक मैं कहूँगा वेट करें। अंडर सी केबल्स की अगर बात करें तो ईरान ने अभी कंसिडर किया हुआ है कि अंडर सी केबल्स जो जा रही हैं उन केबल्स के ऊपर ईरान अपनी रेगुलेशन करेगा। अभी तक ये सिर्फ खबर है, ये किसी ने ऑफिशियली ईरान ने डिक्लेयर नहीं किया कि वो ऐसा करेंगे। उनसे पैसे भी ले सकता है ईरान, हो सकता है पैसे ले ले, जो पैसेज है उसके ट्रांजिट के, और या मेंटेनेंस जो है वो अपने हाथ में रखेगा।
ये ईरान क्यों कर रहा है और क्या दुनिया के अंदर ऐसा होता हुआ आया है? देखिए, दुनिया के अंदर ऐसा होता हुआ आया है। इजिप्ट से जो जो क्रॉस होती हैं केबल्स, पहले तो ईरान के अंदर 7 अंडर सी केबल्स हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 15 से 20% ट्रैफिक दुनिया की जाती है, 90% ट्रैफिक मिडिल ईस्ट की वहाँ पे जाती है, 40% ट्रैफिक ईरान की खुद की जाती है, और पाकिस्तान, इंडिया, इन सब में भी वायर्स जो है वो लिंक होते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो है वो है ऐसा कि इजिप्ट फॉर एग्जाम्पल पैसे लेता है जो अंडर सी केबल्स जारी होती हैं उसके, और हमने इंडिया के अंदर देखा है, बरमुदा के अंदर देखा है, दूसरे मुल्क भी पैसे ले रहे होते हैं या चार्जेस ले रहे होते हैं। तो ईरान भी ये चार्जेस अपने जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसके तहत जो चार्जेस हैं वो लेने की बात कर रहा है। इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है क्या नहीं कहता, आई ऑनेस्टली थिंक इस चीज़ की बात जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से काम करता है हम सब ने देख लिया है। तो इसके अंदर एक रीज़न ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल और दूसरे ममालिक भी इन अंडर सी केबल से जो ट्रैफिक गुजरती है उस ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं काफ़ी हद तक। क्यों करते हैं? सिग्नेट का जो प्रोग्राम है वो आप देखें। एडवर्ड स्नोडन कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी है जो कि ये सारे काम नेशनल सिक्योरिटी के जो मॉनिटरिंग है, जितनी भी साइबर की चीज़ें हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सर्वेलेंस है इंटरनेट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें कंडक्ट करते हैं। एडवर्ड स्नोडन ने 8 साल CIA में काम किया और 4 साल उसके बाद NSA में काम किया। वो इतना तंग आ चुका था यूनाइटेड स्टेट्स की सर्वेलेंस से, और बार बार प्राइवेसी की जो इनकर्जन्स थी उनके लोगों के ऊपर नज़रें रखी हुई थी, पूरा उनका सिस्टम जो था वो रिग्ड था, सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा थी। एडवर्ड स्नोडन भाग गया रशिया और उसने सारी चीज़ें आउट कर दी कि यूनाइटेड स्टेट्स किस तरीके से पूरे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है। तो एडवर्ड स्नोडन ने पहले भी बताया हुआ है कि किस तरीके से अंडर सी केबल्स को यूनाइटेड स्टेट्स मॉनिटर करता है। जो समुद्री केबल के जरिए हमारा डेटा सारा इंटरनेट का जा रहा होता है पूरी दुनिया में, उसको यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका देखता है, क्या भेज रहे हैं, क्या नहीं भेज रहे, क्या देख रहे हैं, सारी चीजें वहां से टैप करने की कोशिश करता है और करता है। और इसके अंदर हम लोग को सबमरीन ऑपरेशंस भी नजर आए हैं पहले यूनाइटेड स्टेट्स के रशिया के साथ 1970s में। अगर आपको याद हो, कोल्ड वॉर के दौरान एक ऑपरेशन आईवी बेल्स हुआ था, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने सोवियत की जो फाइबर केबल्स जारी थी उनके ऊपर सर्वेलेंस रखी हुई थी, टैप रखा हुआ था उनके ऊपर। और ये कोई मतलब अलग सी चीज़ नहीं है। GCHQ जो यूके की है वो भी टेम्पोरा का उसका वो है कि स्कैंडल है कि उन्होंने वहाँ पे भी टैप किया, यूके ने भी टैप किया हुआ था। इसराइल का जो 8200 यूनिट है उसने भी काफ़ी जगहों पर टैपिंग की हुई है। तो अंडर सी केबल्स की जो कम्युनिकेशन जो जाती है पूरे खित्ते के अंदर, जो डेटा ट्रांसफर होता है, जो डेटा ट्रैवल करता है फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, मतलब इंटरनेट जो है वो सारा केबलों के थ्रू जा रहा होता है जो कि समंदर के अंदर होती हैं। उस सारे डेटा को ईरान कह रहा है कि हमारी तरफ से जो डेटा जा रहा है ना उसको हम कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, और हो सकता है इसके ऊपर पैसे भी चार्ज करे ईरान। इसके अंदर हम लोग को नजर आ रहा है कि प्लानिंग बहरहाल चल रही है, किस हद तक होगा किस हद तक नहीं होगा वी डोंट नो। आगे की सूरत हाल किस तरीके की होती है, क्या अगर ईरान काट देता है ये केबल्स तो क्या होगा? देखें, केबल्स को अगर काट देता है तो जो बैकअप सिस्टम है, जो दूसरे सिस्टम्स बने हुए हैं, सिर्फ अंडर सी केबल्स के थ्रू तो नहीं जाता डेटा, दूसरी जो ट्रांस नेशनल बाउंड्री के अंदर जो ग्रिड्स जारी होती है उसके अंदर भी डेटा जो है वो जाता है, ट्रैफिक आगे बढ़ती है। तो बैकअप लगाने में कुछ मिनटों के अंदर बैकअप हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहले भी हो चुका है। रेड सी के अंदर यमनी हूती जो थे या यमनी हूतियों के साथ रिलेटेड एक वाकया था, और एक शिप का भी 2024 में एक शिप का भी वाकया हो गया था कि अंडर सी केबल्स डैमेज हो गए थे, तो उसके अंदर इंटरनेट डिस्ट्रप्शन हुई थी और पैकेट लॉस हुआ था। तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना लोग बताते हैं, लेकिन बहरहाल नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस, मार्केट्स को इन्फॉर्मेशन देर तक पहुंचेगी और पैकेट लॉस होगा, क्लाउड सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का लॉस जो है वो होगा दुनिया को, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया बंद हो जाएगी, ईरान दुनिया को बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।